जब आपके पास दुनिया की सारी दौलत होती है तो आप कुछ भी करने से पहले ज्यादा सोचते नहीं हो, पर बिना सोचे कुछ भी करने के कुछ बुरे नतीजे होते हैं जिन्हें आपको फेस करना पड़ता है वक्त आने पर। और यही आर्क रहा है हमारे फेवरेट कैरेक्टर आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क का, जिसकी शुरुआत हुई एक एरोगेंट वेपन मैन्युफैक्चरर के रूप में, पर उसका अंत मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे महान हीरो की तरह हुआ। और ऐसा हुआ सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि टोनी स्टार्क कभी भी अपनी गलतियों से भागता नहीं था, चाहे मुसीबत उसकी खुद की बनाई हुई हो या उसके पिता की या किसी की भी। टोनी स्टार्क ने हमेशा जिम्मेदारी के साथ अपने डीमंस का सामना किया है और ये वीडियो इसी बारे में है, एक प्रूफ कि कैसे टोनी स्टार्क सबसे अकाउंटेबल हीरो रहा है। पर इस अकाउंटेबिलिटी का एक डार्क साइड हमें देखने को मिलेगा एक और कैरेक्टर के रूप में, जिससे हम मिलने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दी आयरन मैन। अब 2008 में दुनिया के सामने आया आयरन मैन, जहां पर था एक पैसों और शोहरत के नशे में चूर बिलियनेयर, पर तुरंत ही टोनी ने सामना किया अपने पहले डीमन का, यानी कि उसके खुद के बनाए हुए मिसाइल्स का। और अफगानिस्तान के केव्स में उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज के बनाए जेरिको मिसाइल्स अब 10 रिंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी टेररिज्म के लिए। स्टार्क इंडस्ट्रीज के ही वेपन्स को इस्तेमाल करके 10 रिंग्स ने गुलमीरा को हथियार रखा था। अब जैसे ही ये बात टोनी को पता चलती है, वो सबसे पहला डिसीजन यही लेता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब सीधे अपने वेपन डिवीजन को बंद करने जा रही है और अब से वो लोग हथियार बनाना बंद कर रहे हैं। प्लस उसके बाद टीवी पर न्यूज देखते ही वो सीधा गुलमीरा जाता है और कुछ ही देर में वो उस पूरे इलाके से 10 रिंग्स को खत्म कर देता है। प्लस ओबडाया स्टेन, जिसने स्टार्क इंडस्ट्रीज की आड़ में ये सब कुछ किया था, उसे भी टोनी खुद से हराने की जिम्मेदारी लेता है और उसे पूरा भी करता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि टोनी अकाउंटेबिलिटी तो लेता है, पर बात अभी और दिलचस्प होने वाली है, अपने पिता के पाप का कर्ज। तो जब दुनिया को पता चलता है कि टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है, तब रशिया में बैठा आइवन वैंको इस बात से नाराज रहता है, क्योंकि आर्क रिएक्टर असल में सिर्फ हावर्ड स्टार्क ने नहीं बनाया था। आर्क रिएक्टर ओरिजिनली हावर्ड और आइवन के पिता एंटन वैंको ने मिलकर बनाया था, पर दोनों के बीच डिसीजंस को लेकर खटास हो गई और हावर्ड ने एंटन को डिपोर्ट करवा दिया। और यहीं से शुरू होती है एक बदले की आग, जिसे लेकर आइवन टोनी से मिलता है और दुनिया को दिखाता है कि आयरन मैन इतना भी इनविंसिबल नहीं है जितना लोग उसे मानते हैं। और उसका आर्क रिएक्टर, जिसके बारे में उसने सेनेट हियरिंग में कहा कि उसे रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, उसे रेप्लिकेट किया जा चुका है। पर यह मूवी आइवन के कैरेक्टर को लेकर आगे बढ़ती है, जहां वो हैमर इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर ऐसे अनमैन्ड ड्रोन आर्मर बनाता है जिसे रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। और उसी मूवी में हम देखते हैं कि आयरन मैन की टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है, जिसमें सैकड़ों और हजारों लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। और इस वजह से टोनी दोबारा निकल जाता है अपने डीमन से फाइट करने, जहां वो जिम्मेदारी लेता है कि बेशक इवान वैंको को उसने नहीं बल्कि हावर्ड ने बनाया था, और आज जो कुछ भी हो रहा है वो उसके पिता के डिसीजंस की वजह से हो रहा है, पर आइवन को रोकने की जिम्मेदारी अब टोनी पर ही है। और टोनी ऐसा करने के लिए दोबारा सबके सामने आता है। अब बात करते हैं टोनी के बनाए हुए असली डीमन की। अब आयरन मैन 3 एक ऐसी कहानी थी जिसने टोनी को यह रियलाइज करवाया कि वो हमेशा अपने ही एक्शन के कंसिक्वेंसेस से लड़ता रहता है, और ऑल्ड्रिच किलियन उन्हीं कंसिक्वेंसेस का सबसे बड़ा चेहरा था। न्यू ईयर पार्टी में ऑल्ड्रिच को ठुकरा देना उसे एक ऐसा घाव दे गया जिसे ऑल्ड्रिच कभी नहीं भुला पाया, और वो पूरा किस्सा टोनी के चेहरे पर आकर फटा एक्सट्रीमिस्ट के नाम पर। ऑल्ड्रिच किलियन ने टोनी की पर्सनैलिटी में वो आखिरी कील ठोकी, जिसके बाद से टोनी और ज्यादा सतर्क हो गया अपने जीवन में अपने एक्शंस को लेकर, जहां ये बात उसके मन में घर कर गई कि हम हमारे शैतान खुद बनाते हैं और हमारे हर एक एक्शन का कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म में एक कंसीक्वेंस पैदा होता है और हमें देर सबेर उसका सामना करना ही पड़ेगा। और शायद यही रीजन था कि अपने हीरोइज्म से पैदा हुए कंसीक्वेंसेस को भी टोनी खुद की जिम्मेदारी जैसा मानता था, कि सिविल वॉर में भी सारे हीरोज में टोनी ही सबसे पहले वो बंदा था जिसने सबसे पहले हाथ उठाया कि वो सपोर्ट करता है सुकोविया अकॉर्ड्स को। पर टोनी की पर्सनैलिटी के इस अकाउंटेबिलिटी वाले एस्पेक्ट का सबसे बड़ा सबूत हमें चारों एवेंजर्स मूवी में मिला है, और यहीं पे सामने आया सबसे रिस्पॉन्सिबल एवेंजर। अब अगर आप सबको याद हो तो टोनी को एवेंजर्स इनिशिएटिव में कंसल्टिंग एंटिटी के तौर पर ऐड किया गया था, ना कि एक एक्टिव और फाइटिंग मेंबर के तौर पर। तो टेक्निकली, लीगली और नेसेसरली टोनी को कभी भी लड़ने की जरूरत नहीं थी, कभी भी नहीं।
पर फिर भी जब एवेंजर्स मूवी में लोकी का प्लान अनफोल्ड हुआ तो टोनी ही वो इंसान था जो कोल्सन के मरने पर सबसे ज्यादा भड़का हुआ था और वो उसकी मौत को अवेंज करना चाहता था। और ये हमें दिखता भी है जब टोनी स्टार्क टावर में अकेले लोकी से मिलने जाता है। वो लोकी से कहता भी है कि अगर आज हम हारे भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसका बदला जरूर लेंगे। यहीं पर तो एवेंजर्स टर्म को उसका मतलब मिला। तो बेशक टोनी बंधा हुआ नहीं था एक हीरो की तरह लड़ने के लिए, पर क्योंकि उसको पता था कि एवेंजर्स बने ही थे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए और इस वक्त अर्थ खतरे में है, तो एक एवेंजर होने के नाते वो अर्थ के लिए लड़ने की जिम्मेदारी जरूर लेना चाहेगा। और वो लड़ता भी है और अंत में एक न्यूक्लियर मिसाइल को आउटर स्पेस में ले जाकर उस जिम्मेदारी को पूरा भी करता है। वहीं टोनी वो अकेला इंसान था जिसे ये रियलाइजेशन था कि न्यूयॉर्क का इन्वेजन बस एक शुरुआत है, क्योंकि आउटर स्पेस में ऐसी ताकतें हैं जिसके आगे अर्थ के एवेंजर्स कुछ भी नहीं है। और न्यूयॉर्क की लड़ाई जीत जाने को टोनी बस एक फ्लिक ऑफ डेस्टिनी मानता था और वो सब कुछ किस्मत पर नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर ही यही था कि अगर वो फ्यूचर में कभी हार गए तो। और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा जब टोनी के माइंड में झांकती है और वो उसके सबसे बड़े डर को विजुअली उसे दिखाती है, जहां कैप्टन भी उससे कहते हैं कि तुम कर सकते थे टोनी, पर तुमने क्यों नहीं किया। और तभी टोनी डिसाइड करता है कि ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो अब अर्थ के लिए एक फेल सेफ मैकेनिज्म बनाएगा, ताकि भविष्य में अगर एवेंजर्स हारते भी हैं तो कोई तो होगा जो अर्थ को प्रोटेक्ट कर लेगा। और गलती से टोनी से बना अगला डीमन यानी कि अल्ट्रॉन प्रोग्राम भी टोनी के इसी अकाउंटेबिलिटी वाली टेंडेंसी की देन है। वही एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टोनी ने जो भी कुछ किया वो एक बार के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ टोनी बस एक एवेंजर होने के नाते कर रहा है, पर आप याद करो कि टोनी हमेशा से जानता था कि थैनोस ही एंड गेम है। टोनी को भले ही पता नहीं था कि अपनी लाइफ में उसने जो भी कुछ प्लैनेटरी थ्रेट्स फेस किए हैं वो सभी थैनोस की वजह से थे, पर टोनी इतना तो जानता था कि वो जो कोई भी है एक ना एक दिन उसे उसके सामने आना होगा। और टोनी नहीं चाहता था कि ये एंड गेम अर्थ तक आए, इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता भी है कि उन्हें ही थैनोस से लड़ने जाना चाहिए। और बेशक वो ये लड़ाई हार गए हो, पर टोनी सरवाइव कर जाता है, जहां एंड गेम में टोनी के पास ऑलमोस्ट सब कुछ था। एक प्यारी वाइफ, एक छोटी सी बेटी, उसकी लाइफ वैसी ही थी जैसा वो हमेशा से चाहता था, पर साथ ही वो जानता था कि टाइटन की फाइट हारना और उसके बाद दुनिया की ऐसी हालत हो जाना, उससे वो भाग नहीं सकता। पर टोनी के पास हर वो रीजन था कि वो हीरोगिरी से दूर रह सकता था, पर तब भी उसने कैप्टन अमेरिका, एंटमैन और बाकी सबको मना करने के बाद भी टाइम मशीन बनाया और आखिर में खुद को सैक्रिफाइस करते हुए इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल किया और सब कुछ ठीक करके चला गया। तो इन सब का कंक्लूजन क्या है? तो अब आप देख पा रहे होंगे कि टोनी स्टार्क हमेशा से वो इंसान रहा है जिसने हमेशा अकाउंटेबिलिटी ली है, चाहे वो कंसिक्वेंसेस उसके खुद के एक्शन से हो या फिर वो किसी तरह से कनेक्टेड हो किसी भी तरह के इवेंट से। पर अगर टोनी कहीं भी रहा है तो वो कभी भी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागा है। पर इन सभी में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि भले ही टोनी ने हमेशा अपने डीमंस का सामना किया हो, पर इस टेंडेंसी का एक ड्रॉबैक भी है कि टोनी ने सब कुछ ठीक करने का जिम्मा हमेशा खुद पे ही लिया है। उसका मानना था कि वो सब कुछ खुद ठीक कर सकता है और सिर्फ वही ऐसा कर सकता है। और ये आदत सुनने में किसी और कैरेक्टर की आपको याद दिला रही होगी। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम इसी टेंडेंसी का मैनिफेस्टेशन है, जहां वो हमेशा से यही मानता है कि उसका ही तरीका सबसे बेस्ट है और वही सभी चीजों को रिजॉल्व कर सकता है। बस टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है कि टोनी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी लेता है, बेशक उसे खुद को सैक्रिफाइस ही क्यों ना करना पड़े, जबकि डॉक्टर डूम जिम्मेदारियां लेता है उन पर राज करके। अगर टोनी सोचता था कि मैंने गलती करी है और मुझे ही इसको ठीक करना होगा, तो डूम सोचता है कि मुझसे गलती हुई है और इसे सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ, सबको अपना गुलाम बनाकर। इन दोनों सोच की ओरिजिन सॉर्ट ऑफ सेम ही है, पर डिफरेंस बड़ा ही बारीक है। एक उस टेंडेंसी को अपनी जिम्मेदारी मानता है, दूसरा मानता है कि प्रॉब्लम कहीं से भी आई हो उसी ने अवतार लिया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो यही रीजन है दोस्तों कि डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क की पर्सनैलिटी का शैडो होगा, यानी कि एक डार्कर वर्जन, पर होगा वो टोनी ही। पर अब आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है टोनी और डूम के इस नेचर के बारे में। आपके हिसाब से क्या डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का डार्कर वर्जन होगा, या फिर हमें एक बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर स्टाइल देखने को मिलेगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर की तरफ से? आइए इसके बारे में कमेंट से बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर, जिसके साथ साथ अगर आप टोनी स्टार्क की पर्सनैलिटी के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको सिविल वॉर 1 और सिविल वॉर 2 दोनों कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। इन दोनों में आपको टोनी की डिफरेंट पर्सनैलिटीज देखने को मिलेंगी। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।